हेलो, गुड इवनिंग। हुआ ऐसा है कि अपनी पंच केदार की यात्रा करते करते हम पहुंच गए ऐसी जगह जहां अपना जो मैंने रूट बनाया था अपना 6-7 दिन का या 8 दिन का, कि वहाँ इन जगहों पे जाना है। तो अचानक से ऐसा हुआ कि किसी ने हाथ पकड़ के खींच लिया कि यहाँ पर भी आओ। 5 केदार में से चौथे केदार यानी कि रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद माता अनसुईया के दर्शन करके अगले दिन हम 5वें केदार यानी कि कल्पेश्वर महादेव के लिए निकले, जिसके लिए चमोली से हेलंग और हेलंग से उर्गम के लिए रास्ता जाता है। रास्ते की बात करूँ तो रास्ता भी काफ़ी ख़राब है और काम भी चल रहा है इस पर। लेकिन अगर उर्गम वैली की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत वैली है। उर्गम वैली से करीब 2 किलोमीटर आगे कल्पेश्वर महादेव का मंदिर है। उर्गम वैली में कल्पेश्वर महादेव का मंदिर काफ़ी खूबसूरत होने के साथ यह पंच केदार में 5वां केदार भी है और यहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। मंदिर में अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी है जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं और ये मंदिर साल भर खुला रहता है। मंदिर के पास एक झरना है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिसे कल्पेश्वर वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, जहां आप जाकर काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे और साथ में काफ़ी फ़ोटो वगैरह वीडियो भी बना सकते हो। और पानी इतना साफ़ और अच्छा है और उर्गम वैली की ये खूबसूरती इतनी अच्छी है कि आप देख ही सकते हो इसको। 5वें केदार कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम जोशीमठ के लिए रवाना हुए। अगर आप कभी कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको पहले जोशीमठ आना होगा और यहाँ से शेयर टैक्सी उर्गम वैली के लिए जाती रहती हैं, जिनका किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। बाकी आप अपनी गाड़ी से चमोली से हेलंग और हेलंग से उर्गम वैली जा ही सकते हो। जोशीमठ या जोशीमठ के आसपास की सड़कें छोटी होने की वजह से यहाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम लगा ही रहता है। वैसे आपको जोशीमठ में रहने और खाने के साथ काफ़ी फैसिलिटी मिल जाएंगी और आप यहाँ प्राचीन नरसिंह भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओली गाड़ी या फिर रोपवे से भी जा सकते हैं। ओली अलग अलग सीजन में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन सर्दियों में यह जगह स्नोफॉल होने के बाद काफ़ी खूबसूरत हो जाती है। तो फिलहाल हम जोशीमठ पहुंच चुके थे। जोशीमठ पहुंचने के बाद जो हमारा प्लान चेंज हो गया, जहां हमने पहले ही 7-8 या 9 दिन का ट्रिप प्लान किया था, जिसमें हमें गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर के और फिर उसके बाद रुद्रनाथ और फिर अनसुईया माता का दर्शन करके फिर 5वें केदार कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद जो हेमकुंड साहिब जाने का प्लान बनाया था। लेकिन क्या था कि रुद्रनाथ में करीब 3 दिन और फिर अनसुईया माता के लिए 1 दिन की जो ट्रैकिंग की हमने, उसमें 45 किलोमीटर के आसपास की जो ट्रैकिंग रही। उसके बाद हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर के लिए ट्रैकिंग करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता, क्योंकि करीब 30 किलोमीटर से ज़्यादा की वो ट्रैकिंग थी और फिर उसके बाद एक फ़िक्स टाइम जो कि हमें घर पहुंचना था, उसमें हमें देर भी हो सकती थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम जोशीमठ जाकर वहाँ प्राचीन नरसिंह भगवान के दर्शन करेंगे और नेक्स्ट डे हम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पर जब हम जोशीमठ पहुंचे तो करीब 2:30-3 बजे के आसपास का टाइम था और वहां से बद्रीनाथ के लिए शेयर टैक्सी जा रही थी। पता नहीं अचानक एक मन में उम्मीद सी जगी कि जब हमने पंच केदार के दर्शन कर ही लिए तो क्यों ना बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाया जाए, जो कि बहुत सही होगा। हमारे पास पहले ही 3 दिन का वक्त था और हमने फाइनल डिसाइड किया कि अब बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। तो वहाँ से शेयर टैक्सी जा रही थी जिसका किराया 150 रुपये पर पर्सन था। जोशीमठ से बद्रीनाथ की करीब दूरी जो है वो 50 किलोमीटर के आसपास है। बाकी रोड आप देख ही सकते हो कि कितना अच्छा खूबसूरत रोड है। कुछ जगहों पर जगह छोटी है जिस वजह से ट्रैफिक जाम लग जाता है। उसका रीज़न भी ये है कि एक तरफ की गाड़ियों को जाने दिया जाता है, फिर दूसरी तरफ की गाड़ियों को जाने दिया जाता है। बाकी कुछ जगहों पर रास्ता ख़राब है जिस वजह से, क्योंकि पहाड़ जो है वो मटीले हैं, तो उन जगहों पर काफ़ी भूस्खलन वगैरह आने का चांसेस रहते हैं और ऐसी जगहों पर प्रॉब्लम रहती ही है।
बाकी रास्ते जो हैं वो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत रोड हैं। करीब 70-80 किलोमीटर के हिसाब से जिस गाड़ी में हम जा रहे थे वो चल रही थी। उसके बाद हम गोविंद घाट पहुँचे, जहाँ से हमने फ़िलहाल प्लान किया था कि हम हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर के लिए जाएंगे, जो कि हमने चेंज कर दिया क्योंकि 30-35 किलोमीटर के आसपास की ट्रैकिंग करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले ही 50 किलोमीटर के आसपास की ट्रैकिंग हम कर चुके थे। तो फ़िलहाल इसको हमने कैंसिल ही किया कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब जी के दर्शन ज़रूर करेंगे। तो फ़िलहाल आगे के लिए हम रवाना हुए। बाकी हमने गोविंद घाट को देख ही लिया था कि पहली बार यहाँ से इस रूट पे मैं आया था। जोशीमठ तक मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन उससे आगे अभी तक गया नहीं था। तो फ़िलहाल ये सारा रूट आगे का जो मैं ये फ़र्स्ट टाइम देख रहा था। काफ़ी अच्छा रूट है, काफ़ी अच्छे खूबसूरत नज़ारे हैं। जोशीमठ के बाद जो है एकदम से रूट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। पहाड़, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनकी खूबसूरती जो है वो देखने लायक है। गोविंद घाट से आगे जाने पर पांडुकेश्वर आता है और पांडुकेश्वर से ठीक पहले पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री का प्राचीन मंदिर भी है, जो कि सप्त बद्री में आता है। ये मुझे बाद में ही पता चला कि पंच केदार की तरह सप्त बद्री भी हैं। पहले हम बद्रीनाथ के बारे में ही जानते थे, जो कि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के साथ भारत की भी 4 धाम यात्रा में से एक है। तो जब भी अपना नेक्स्ट टाइम इस रूट पर आने का प्लान होगा तो उस वक्त सप्त बद्री के दर्शन करना भी स्टार्ट करेंगे। साथ ही श्री हेमकुंड साहिब जी और वैली ऑफ फ्लावर को भी देखने का प्लान जरूर बनाएंगे। तो आप सामने देख ही सकते हो कि कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, खूबसूरत सा रोड है। जो अपनी गाड़ी है जिसमें कि हम शेयरिंग टैक्सी में जा रहे हैं, ये करीब 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और साथ में ही अलकनंदा रिवर भी है, जो कि काफ़ी शोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। बाकी नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। आप देख ही सकते हो सामने के नज़ारे कितने खूबसूरत, और रोड भी कितना अच्छा साफ़ सुथरा रोड है। तो आप ये अलकनंदा रिवर देख ही सकते हो। साथ में जो बिल्कुल रोड के एक तरफ पहाड़ होता है तो एक तरफ अलकनंदा रिवर शोर करती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी आपको वीडियो लगी। अगर कुछ कमी हो तो मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी
बद्रीनाथ रूट के आप नज़ारे देख ही सकते हो। जो एक रूट पे एक चीज़ मैंने देखी कि गोविंद घाट से आगे जाने के बाद जो पहाड़ हैं इनकी आकृति जो है ऐसा लगता है जैसे कोई ना कोई छवि नज़र आती है, क्योंकि उत्तराखंड जो है वैसे ही देवभूमि है, तो हर पहाड़ की कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर होगी मेरे ख्याल से। आगे जाके इस रूट पे हनुमान चट्टी आएगा। हनुमान चट्टी जिस जगह पर है वहाँ के बारे में बताया जाता है कि महाभारत में एक बार भीम को अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। उस समय हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा था। बताया जाता है कि महाभारत में पांडव वनवास के समय में बद्रीनाथ क्षेत्र में ही रह रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने देखा कि ब्रह्मकमल गंगा में बहता हुआ जा रहा है। तब द्रौपदी ने भीम से कुछ और ब्रह्मकमल लेकर आने की बात कही। महाबली भीम उस ब्रह्मकमल फूल को लेने के लिए बद्री वन में प्रवेश करते हैं और उस समय रास्ते में एक बूढ़ा वानर लेटा हुआ पाते हैं। वानर को पूंछ से रास्ता रुका हुआ था। भीम उस वानर को रास्ते से हटने के लिए कहते हैं। तब वानर ने कहा कि बुढ़ापे की वजह से मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए मुझ पर दया करके इस पूंछ को तुम हटा दो और चले जाओ। इसके बाद भीम बहुत ही कोशिश करते हैं लेकिन वह पूंछ को हिला नहीं पाते हैं। तब भीम को समझ आ जाता है कि वह कोई सामान्य वानर नहीं है। तब भीम ने वानर को अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। तब हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आकर प्रकट हुए और भीम को घमंड से बचने की सलाह दी। यही वह जगह है जिसे हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। श्री बद्रीनाथ के दर्शन करने से पहले हनुमान चट्टी में दर्शन करना या फिर मत्था टेक के आगे जाना चाहिए। बाकी आप रास्ता देख ही सकते हो कितना साफ़ सुथरा और अच्छा रास्ता है। सामने के नज़ारे आप देख ही सकते हो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, खूबसूरत वैली है और रोड भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। पूरे रूट को अगर आप देखोगे तो इस रोड को ऑल वेदर रूट बनाने की जो कोशिश है उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी रही है मेरे हिसाब से। बाकी काफ़ी जगह पर रोड ख़राब है क्योंकि जो मट्टीले पहाड़ हैं वहाँ पर भूस्खलन आता ही रहता है। उस जगह पर कितनी बार भी आप रोड बना दो लेकिन कोई ना कोई शिकायत रहेगी ही रहेगी। बाकी रोड जो है वो बाकी बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। काम अभी भी जारी है इस रूट पे, काफ़ी जगहों पर काम चालू है अभी और जगह जगह पर मशीनें खड़ी रहती हैं ताकि रास्ता जो है वो काफ़ी देर तक रुके ना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी तक मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगी है, कैसा आपको व्लॉग लगा है। और कुछ कमी रहेगी तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करूं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
सामने जिस पहाड़ को आप देख रहे हैं, अगर आप इसके बारे में जानते हैं या आपने इसके बारे में कुछ सुना हो तो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी किलोमीटर पहले ही ये पहाड़ दिखना शुरू हो जाता है। और इसकी चोटियों पर जो हल्की हल्की बर्फ़बारी थी जून के महीने में भी, वो काफ़ी आकर्षित कर रही थी। और इसकी जो बनावट थी वो भी काफ़ी आकर्षित कर रही थी अपनी तरफ, बार बार देखने को मन कर रहा था। तो काफ़ी किलोमीटर पहले ये दिखने लग जाती है। और बद्रीनाथ मंदिर जब पहुँचते हैं तो ठीक उसके साथ में भी इस पहाड़ को देखने को मिलता है। तो अगर आपको कुछ इस पहाड़ के बारे में अगर पता हो या फिर मालूम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा एक बार। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी वीडियो लगी। और अच्छी लगी तो आप इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी कमी है वो उसको दूर करें। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम आपको लेके चलेंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। तो जब तक के लिए जय बद्री विशाल।